Assalamu alaikum, my name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 10 of Biochemistry and Genetics 2. Today's lecture is on the introduction to bioenergetics. So today's topic outline includes these points, and today's lecture will be very easy in the sense that we'll be discussing definitions and things that you already know. Obviously there will be some technical points in the lecture that I will explain you thoroughly and will later on explain them in detail in the lecture or the summary notes as well. So the need of energy for the living organisms, phototrophs. फोटोट्रॉफ्स आपको पता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, सच एज द प्लांट्स दैट यू हैव in your garden or anywhere. Similarly, there are certain living organisms that are chemotrophs. They use the organic compounds and oxygen and release inorganic compounds such as carbon dioxide, water, and energy, and that energy is used for the different metabolic functions in their body, such as us human beings. We take in organic products in the form of vegetables or meat, and we breathe oxygen. So in turn our body releases carbon dioxide and water as a waste product, and the energy from those organic compounds are used for our metabolism. The cycling of carbon and oxygen between phototrophs, chemotrophs, and environment. What are thermodynamics? It is the science of conversion of heat and other forms of energies. तो हीट और डिफरेंट किस्म की एनर्जीज़ की जो आपस में कन्वर्जन हो रही होती है उनको हम थर्मोडायनेमिक्स के डोमेन में लेके आते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज विद एनर्जेटिक्स. इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन. तो आपने थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जी से कंफ्यूज नहीं, एनर्जेटिक्स से कंफ्यूज नहीं करना. थर्मोडायनेमिक्स में नाम में मतलब है कि थर्म मीनिंग हीट, तो हीट की कन्वर्जन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की कन्वर्जन्स को हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करते हैं. लेकिन एनर्जेटिक्स में हम किस तरह एनर्जी स्टोर की जाती है और उसको यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को हम एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क वाया इट्स इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर. तो हम अगर किसी में कहते हैं कि उस बंदे में बहुत एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फ़िज़िकल वेल-बीइंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा काम कर पाता है या कर पाती है. सो दैट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी ऑफ द फिज़िकल सिस्टम इज़ गुड इनफ टू परफॉर्म द वर्क विच डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क दैट इज़ बीइंग डन एंड द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल देमसेल्फ. नाउ विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल एनर्जी, मेटाबॉलिक कैपेसिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म थर्मोडायनामिक्स. कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, स्टोर करते हैं. सो व्हाट इज़ बायोएनर्जेटिक्स? द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम्स, दैट इज़ द एनवायरनमेंट, एंड द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यूटिलाइज देम. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स एंड यू नीड टू रिमेंबर इट वर्ड बाय वर्ड. तो ये एक स्टडी है एनर्जी की इन द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिजम्स, और किस तरह और वो ऑर्गेनिजम्स इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शंस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन लिविंग सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिजम्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिएक्शंस, एंडरजॉनिक रिएक्शंस एंड एक्सर्जॉनिक रिएक्शंस. तो एंडरजॉनिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शंस दैट रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है तब जाके वो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, सच एज फोटोसिंथेसिस. जैसे कि लाइट एनर्जी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे आपस में और ग्लूकोज बनेगा, जस्ट लाइक इन फोटोसिंथेसिस. सो लाइट एनर्जी इज़ बीइंग एंटर्ड इनटू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट. तो वो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी एक रिएक्टेंट के तौर पे काम करती है वो एंडरजॉनिक रिएक्शन है. इसको याद करने का आसान तरीका मैं ये बताऊंगी कि एंडर से याद करें एंटर. एंटर होती है एनर्जी जिस केमिकल रिएक्शन में, वो केमिकल रिएक्शन होता है एंडरजॉनिक रिएक्शन.
Similarly, there are exergonic reactions. Chemical reactions that release energy are known as exergonic reactions such as the cellular respiration. तो हमारे सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट निकालते हैं और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो चूँकि इस रिएक्शन में एनर्जी एग्जिट हो रही है, एनर्जी निकल रही है, तो इट्स अ exergonic reaction. Energy is exiting, so it's a exergonic reaction, such as cellular respiration. So it's very easy to remember this. What is metabolism? The sum total of all the chemical activities of the body, whether endergonic, exergonic, is known as metabolism. There are two types of metabolism, the anabolic pathways or the catabolic pathways. ये भी आपको already इनका मतलब पता है। तो एनाबॉलिक पाथवे कौन सा किस्म का मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है? द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच कंज्यूम्स एनर्जी टू बिल्ड कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड्स इज नोन एज अ एनाबॉलिक पाथवे। तो वही डेफिनेशन होगी जो हमने एंडरजॉनिक में पढ़ी। तो एक एनाबॉलिक पाथवे एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर सिंपलर कंपाउंड्स एनर्जी यूज़ करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं। तो चूँकि एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी एंटर होती है तो एनाबॉलिक पाथवेज आर एंडरजॉनिक रिएक्शंस। तो इसमें सिमिलरली एंडरजॉनिक रिएक्शन की तरह एनाबॉलिक पाथवे में भी हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की, कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ने लाइट एनर्जी यूज़ की और ग्लूकोज एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल बना और ऑक्सीजन रिलीज होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। Now there are catabolic pathway of metabolic reactions. Such metabolic reactions which release energy by breaking down complex molecules into simpler compounds are known as the catabolic pathway. तो चूँकि इसकी एनर्जी एग्जिट होती है, रिलीज होती है, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ एक्सर्जोनिक रिएक्शन। सो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड फॉर द यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक जो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सर्जोनिक एंडरजोनिक की कंपेयर टू एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, बस फ़र्क याद रखने का ये है कि हम जब एंडरजोनिक और एक्सर्जोनिक केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हमने जहन में रखना होता है कि एनर्जी यूज़ हो रही है या रिलीज़ हो रही है। अगर एनर्जी यूज़ हो रही है तो वो एंडरजोनिक रिएक्शन है, अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो वो एक्सर्जोनिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में भी सिमिलर चीज़ होती है, लेकिन जो की वर्ड एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में ये है कि एनाबॉलिक में सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिक कंपाउंड्स में कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टूटते हैं इनटू सिंपल कंपाउंड्स। तो ये कीवर्ड एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में याद रखना है, ये एंडरजोनिक और एक्सर्जोनिक के लिए ज़रूरी नहीं है ये बात, लेकिन ये बात एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के लिए ज़रूरी है कि एनाबॉलिक में सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं और कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टूटकर सिंपलर कंपाउंड्स बनाते हैं। सो ये वही बात बताइए आपको कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी वाले कंपाउंड्स इनटू एनर्जी डिप्लीटेड कंपाउंड्स या सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज होते हैं, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द 3 थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशंस को बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है याद करने में, स्पेशली द नंबर 1, 2 और 3 इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन नंबर 1 में मेरी बातों को इवन गौर से भी सुन लेंगे तो समझ आ जाएगी। So the 3 thermodynamic quantities are the Gibbs free energy and free energy change, which is the delta G, enthalpy H or enthalpy change delta H, and third is the entropy S or the entropy change. अब हम बात करेंगे बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी की। तो वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी expresses the amount of energy which is capable of doing work during a reaction at a constant temperature or pressure. तो वो एनर्जी जो कोई काम कर सकती है एक केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब कि वो एनर्जी जो कि एक केमिकल रिएक्शन में अपना काम करती है
वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है, बशर्ते कि ये कि उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो। फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट एनर्जी माइनस द रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू द फ्री एनर्जी चेंज। ये बात यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए मेरे बोलने का भी ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। जो मुझे सुन रहे हैं ना, जो मेरा लेक्चर सिर्फ बाद में स्लाइड्स में देखेंगे, सुनेंगे नहीं मुझे, उनको भी ज़रा नुकसान हो ना जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना। तो जो टीचर को सुनेगा उसको फ़ायदा भी होना चाहिए। तो ये मैं आपको बात खुद बता रही हूँ कि फ्री एनर्जी चेंज किस तरह निकाली जाती है। प्रोडक्ट एनर्जी में से जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी को माइनस कर दें तो फ्री एनर्जी चेंज निकल आता है। तो जब फ्री एनर्जी चेंज या डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, द प्रोडक्ट्स कंटेन लेस फ्री एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी थी 3 जूल्स, लेकिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 6 जूल्स। तो 3 - 6 इज इक्वल टू -3। नंबर लाइन आपको याद है ना, आपने बचपन में पढ़ी थी। तो 3 में से जब एक बड़ी चीज़ हमने निकाल दी तो वो माइनस में उसका आंसर आया। तो 3 - 6 इज़ -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट एनर्जी माइनस द रिएक्टेंट एनर्जी इज़ इक्वल टू द फ्री एनर्जी। तो अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है तो नेगेटिव साइन होगा हमारे फ्री एनर्जी चेंज का। तो हमने जब सपोजिटली एग्जांपल ली कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी है 3 जूल लेकिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी 6 जूल थी, और जब हमने इनका डिफरेंस निकाला तो वो -3 आया। तो -3 ये डोनेट करता है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कंपेयर टू रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी। तो वही बात उसने ये बताई है, व्हेन फ्री एनर्जी change or delta G is negative, it means that the products contain less free energy than the reactants, meaning के products की energy reactants से कम है। The reaction will therefore proceed spontaneously to form the products under standard conditions। यहाँ पे भी आपको की पॉइंट मैं बताऊँ जो कि लेक्चर में नहीं मैंशनड और मैं खुद बता रही हूँ आपको, इसलिए टीचर को गौर से सुना करें। वो ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि केमिकल रिएक्शंस बहुत इजीली तब उस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ होनी होती है। मीनिंग वो रिएक्शंस जो कि एक्सर्जोनिक होते हैं वो कंपेयर टू एंडरजोनिक रिएक्शंस फास्टली होते हैं। तो मतलब कि क्या हुआ कि जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होनी है उन वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, फास्टली होते हैं। तो the reaction will therefore proceed spontaneously to form the products under standard conditions। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शंस जिनके अंदर फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, कि जिनके अंदर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज़ हो गई है। तो मतलब क्या हुआ कि वो एक एक्सर्जोनिक रिएक्शन था जिनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट्स में कम एनर्जी आई है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमने -3 निकाली थी वो ज़ाया हो गई है या वो यूज़ हो गई है। तो मीनिंग दैट इट वाज अ एक्सर्जोनिक रिएक्शन। एक्सर्जोनिक रिएक्शंस के जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव में होता है और एक्सर्जोनिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होते हैं। Therefore, the reaction will therefore proceed spontaneously to form the products under standard conditions। मैं ये समरी नोट्स में भी आपको डिटेल में बात समझाऊंगी, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई है। वही उल्टी बात, when the free energy change is positive, the products contain more free energy than the reactants। कि जब आपका एनर्जी चेंज का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स के कंपेयर टू ज़्यादा है। तो अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी 6 है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी 3 है तो 6 - 3 इज़ 3, तो +3 है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस साइन ये डोनेट करता है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कंपेयर टू रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है। देयरफॉर द रिएक्शन विल टेंड टू गो इन द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्यों है वो मैं आपको अभी बताती हूँ।